दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से मौजूदा दौर में सत्ता में बैठे हुए लोगों को किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की जांच से कितनी एलर्जी है। आखिर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसे नारे को लगा करके और लोगों से नारे लगवा करके सत्ता में आने वाली सरकार किसी ईमानदार और सही जांच करने वाले अधिकारी को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाती? बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी और बड़ा हो जाता है क्योंकि जो संवैधानिक संस्था है जिसके कामकाज में आमतौर पर सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, उनके अंदर भी दखल देने की प्रक्रिया चल रही है। और ताजा मामला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के अंदर हुई ट्रांसफर पोस्टिंग का है। 37 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है और 37 अधिकारियों में वो 3 अधिकारी भी शामिल हैं जिन 3 अधिकारियों का ट्रांसफर इसलिए किया हुआ बताया जा रहा है क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के भ्रष्टाचार की जांच की। ये बताया, आपको बताया, हमको बताया, सबको बताया कि किस प्रकार से 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बनने वाली सड़क 250 करोड़ रुपए में बनती है। ये बताया कि किस प्रकार से आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से चलने वाली इंश्योरेंस स्कीम में बड़ा गड़बड़ झाला होता है। किस प्रकार से मृत लोगों के नाम को दिखा करके उनके नाम पर इंश्योरेंस की रकम उठा ली जाती है। और इस प्रकार के भ्रष्टाचार का खुलासा करना संभवतः सत्ता में बैठे हुए लोगों को बर्दाश्त नहीं था और इसीलिए स्वायत्त संस्था मानी जाने वाली सीएजी ने भी ट्रांसफर कर दिया 3 अधिकारियों का। दोस्तों 3 अधिकारी, 3 ऐसे अधिकारी जिन्होंने केंद्र सरकार की के कई सारे अलग अलग मंत्रालयों की जांच की और उस जांच में पाया कि गड़बड़ियां हुई है। सीएजी की रिपोर्ट संसद में रखी गई और जब संसद में सीएजी की रिपोर्ट रखी गई उसके बाद से हंगामा हुआ। कई दिनों तक मीडिया की सुर्खियां बनी। गोदी मीडिया के दबाने के बावजूद लोगों को यह पता चल गया कि द्वारका एक्सप्रेसवे में क्या हुआ है, भारतमाला प्रोजेक्ट में क्या हुआ है, टोल वसूलने की पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, आयुष्मान भारत के नाम पर कौन सा गड़बड़ झाला हो रहा है, ये सबको पता चल गया। मॉनसून सत्र में वो रिपोर्ट संसद में रखी गई और उसके बाद जिस प्रकार की प्रक्रिया आगे बढ़ी, सरकार के मंत्रियों को सफाई देते हुए गुजरना पड़ा। सब जानते हैं कि हमारे संविधान ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इतनी स्वायत्तता प्रदान की है जितनी स्वायत्तता संभवतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी और संस्था को प्राप्त नहीं है। लेकिन सीएजी कौन है? सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि देश के सीएजी के पद पर कौन विद्यमान है, जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत इतनी स्वायत्तता मिली हुई है कि वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अलग अलग स्थानीय निकायों के किसी भी तरह के खातों की, किसी भी तरह की ऑडिट की, किसी भी तरह की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की सीधे जांच कर सकते हैं। किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो जनाब हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू, 1985 बैच के आईएएस अधिकारी, गुजरात काडर के आईएएस अधिकारी, गुजरात के एक जमाने में मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी माने जाने वाले अधिकारी। और जब उन्हें सीएजी बना दिया गया है तो अधिकारियों का ट्रांसफर तो बहुत छोटी सी चीज लगती है। खैर, सीएजी की परफॉर्मेंस पर हम सवाल नहीं उठा रहे। सीएजी ने अलग अलग समय में इस देश को तमाम तरह के आर्थिक घोटालों से रूबरू कराया, चाहे बिहार का चारा घोटाला हो, चाहे बोफोर्स का मामला हो और चाहे 2G स्पेक्ट्रम का मामला रहा हो। ये सब सीएजी की देन है। सीएजी ने जनता को बताया कि कहां कहां गड़बड़ियां हुई। यह अलग बात है कि सीएजी ने कभी माफी भी मांगी, वो मुद्दा अलग है। लेकिन ये जो मामला है उस मामले की बात जिसकी जांच से मौजूदा सरकार की किरकिरी हुई, वो मामला भारतमाला प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामलों का भी है। और उसकी जांच करने वाले अधिकारी पीडीए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सीएजी के अंदर में अलग अलग जो विंग्स होती हैं उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मामले की ऑडिटिंग करने वाले जो अधिकारी थे उनका नाम था अतुर सिन्हा। अतुर सिन्हा का ट्रांसफर कर दिया गया, एजी ऑफिस केरला भेज दिया गया। और हटाया क्यों गया ये कारण कोई नहीं जानता।
12 सितंबर को ये ऑर्डर निकला, जिसके बारे में द वायर ने आज पूरी खबर छापी है। 12 सितंबर को ऑर्डर नंबर 1901 वो साफ साफ कहता है कि अतुल सिन्हा अब पीडीए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेंगे। यानी अब वो इन सारे मामलों की, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे एक्सप्रेसवे का मामला हो, या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, उसकी कोई जांच करने का अधिकार अब उनको नहीं होगा, क्योंकि उनका ट्रांसफर अब एजी ऑफिस यानी अकाउंटेंट जनरल केरला के पद पर कर दिया गया है। सभी जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से सरकार के भ्रष्टाचार के, कथित भ्रष्टाचार के मामलों को उन्होंने जनता के सामने लाने का काम किया, और इसकी सजा उन्हें अगस्त महीने में, जो 11 अगस्त को संसद का सत्र खत्म हुआ, मानसून सत्र, उसके 1 महीने के बाद 12 सितंबर की तारीख में जो ऑर्डर निकला है, उस ऑर्डर से उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये कौन सा भ्रष्टाचार से लड़ने का तरीका है कि जो जांच करने वाला अधिकारी है, जो पब्लिक डोमेन में चीज़ों को लाने वाली अथॉरिटी है, उस अधिकारी को पद पर नहीं रहने दिया जाएगा। और मामला सिर्फ अतुल सिन्हा तक का नहीं है, मामला तो कहीं ना कहीं सरकार के सेंट्रल एक्सपेंडिचर यानी अलग अलग डिपार्टमेंट जिसमें आते हैं, उसकी जांच करने वाले 2 अधिकारियों का भी है। एक का नाम है DS सिरसाट। DS सिरसाट डायरेक्टर जनरल सेंट्रल एक्सपेंडिचर थे CAG के अंडर में। उनका ट्रांसफर करके अब उनको लीगल विंग में भेज दिया गया है, यानी वो कानूनी पचड़ों को वहां देखेंगे। अब वो ये जांच नहीं कर पाएंगे कि किस प्रकार से आयुष्मान भारत में मृत लोगों के नाम पर इंश्योरेंस की रकम उठा ली गई, किस प्रकार से आयुष्मान भारत में भारी घोटाले चल रहे हैं, किस प्रकार से इंश्योरेंस के नाम पर अलग तरह की धंधेबाजी चल रही है। अब इसकी जांच DS सिरसाट और उनके अधीन काम करने वाले, इस पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाने वाले, जनता के बीच लेकर आने वाले अशोक सिन्हा भी ट्रांसफर कर दिए गए। ये सभी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अधिकारी हैं, चाहे अतुल सिन्हा की बात करें या DS सिरसाट की बात करें या अशोक सिन्हा की बात करें, ये सब के सब ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अधिकारी हैं और इन सब का ट्रांसफर कर दिया गया। 37 अधिकारियों की लिस्ट में इनका भी नाम था, और ये 2 ऐसे मंत्रालयों की जांच को लेकर सामने आए, उस दौर में लेकर सामने आए जिस दौर में कोई भी संवैधानिक संस्था बोलने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है, CAG के मामले को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को हर मामले में, तकरीबन हर मामले में दखल देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बार बार संविधान पीठ तक के गठन की नौबत आ रही है। उस दौर में यदि कोई अधिकारी, किसी के अंदर रीढ़ की हड्डी बची हुई है, कोई अधिकारी साफ सुथरे तरीके से जांच कर रहा है, तो उसे टिकने नहीं दिया जाएगा। कौन सा काले धन को वापस लाने का तरीका है? लोगों के खाते में ये कौन सा 15-20 लाख रुपए यूं ही भेज देने का वादा है कि काले धन के ऊपर, काले धन को इकट्ठा करने वाले स्रोत यानी अलग अलग मंत्रालयों के खर्च में होने वाला भ्रष्टाचार, उसके ऊपर कोई अधिकारी जांच करता है तो उसे समय से पहले हटा दिया जाता है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। जरा याद कीजिए वो दौर जब केंद्र सरकार ने एक कोशिश ये भी की थी कि चारा घोटाले की जांच कर रहे अधिकारी UN विश्वास को CBI के ज्वाइंट डायरेक्टर ईस्टर्न जोन के पद से, पूर्वी क्षेत्र के निदेशक के पद से हटा दिया जाए। उस वक्त भी हटाने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन तब न्यायपालिका ने रोक लगा दी थी और साफ साफ कह दिया था कि चारा घोटाले की जांच करने वाली विंग जो CBI में है, उसके निदेशक UN विश्वास बने रहेंगे, वही जांच अधिकारी बने रहेंगे, और तब जाकर वो मामला अंजाम तक पहुंचा। तो आप सोच सकते हैं कि किसी अधिकारी की, किसी ईमानदार अधिकारी की, किसी कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की, उस मामले को समझने वाले अधिकारी की किसी भी जांच को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने में कितनी बड़ी भूमिका होती है। यहां तो सिर्फ एक रिपोर्ट आई थी, CAG के पास प्रोसिक्यूशन की पावर नहीं है, CAG किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकती। CAG का काम सिर्फ इतना है, उसकी स्वतंत्रता इस मामले में है कि वो किसी की भी खाते की, चाहे केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों की हो या राज्य सरकार के अलग अलग मंत्रालयों की हो या ग्राम पंचायतों या म्यूनिसिपैलिटी के खातों की बात हो, उसके क्रियाकलाप के भ्रष्टाचार की बात हो, वो सबकी जांच करेगी, रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को देगी। राष्ट्रपति केंद्र सरकार के मामलों में जो रिपोर्ट आएगी वो संसद को सौंपेंगे और संसद की लोक लेखा समिति उस पर जांच करेगी।
यही प्रक्रिया राज्यों के मामले में और स्थानीय निकायों के मामले में राज्य की विधानसभा उसकी लोक लेखा समिति को करनी होती है। लेकिन जो जांच रिपोर्ट होती है सीएजी की, अब तक उसे फ्लॉलेस माना जाता रहा है। त्रुटिहीन जांच के लिए सीएजी की पहचान रही है। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दे तो इस देश में सीएजी ने जिस प्रकार से इस देश में करप्शन के ऊपर चेक एंड बैलेंस करने में, जनता के बीच में सारे मामलों को लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। जरा सोचिए, यदि कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को इसी तरह से हटाया जाएगा और सत्ता के सामने संवैधानिक संस्थाएं शीश झुकाती रहेंगी तो फिर लोकतंत्र नहीं चल सकता। लोकतंत्र संस्थाओं के सम्मान से चलता है। लोकतंत्र स्वायत्त संस्थाओं की स्वायत्तता की अधिकतम गारंटी से चलता है। लोकतंत्र आम लोगों के भरोसे से चलता है, और उस भरोसे को कायम रखने का काम कौन करते हैं? जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सूचना आयोग हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो इस देश की सेना और पैरामिलिट्री हो, या सरकार के तमाम दूसरे अंग हो। स्वायत्त संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर के यदि किसी भी प्रकार से कहीं से भी संदेह की बू आती है तो सरकारों को जवाब देना पड़ता है। लेकिन मौजूदा व्यवस्था में सवाल कौन पूछता है, जवाब कौन देता है? वन साइडेड कम्युनिकेशन के दौर में यदि सीएजी को भी गोदी सीएजी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए तो फिर इस देश में जांच का क्या होगा? कौन बताएगा कि 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से बनने वाला एक्सप्रेसवे 250 करोड़ तक उसका खर्च पहुंच गया? तो जब तक सीएजी बताएगी नहीं तब तक डिपार्टमेंट के मंत्री को भी सामने आकर जनता के सामने, मीडिया के सामने एक्सप्लेन करने की नौबत नहीं आएगी। एक्सप्लेन करके वो सीएजी की ही रिपोर्ट थी जिसके बाद नितिन गडकरी को ये बताना पड़ा कि हमने लेन बढ़ाने का काम किया, हमने टर्निंग पॉइंट्स वगैरह बढ़ाने का काम किया, जिस वजह से कॉस्ट बढ़ता चला गया। जमीन की कीमत दिल्ली एनसीआर में जा रहा थी, वो बढ़ती चली गई। तमाम तरह से मंत्री को एक्सप्लेनेशन देने पर मजबूर होना पड़ा। और दोस्तों, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाएं, संस्थाएं सवाल खड़ी करें और मंत्री और व्यवस्था और सत्ता उन सवालों पर एक्सप्लेनेशन के साथ सामने आए। लेकिन जिनके सवालों की वजह से, जिनके ऑडिट की वजह से जांच हो रही है, उस जांच का नतीजा क्या हो रहा है? जरा 2014 के पहले की परिस्थितियों में जाइए। उस दौर में सीएजी पर तो सवाल नहीं उठे, लेकिन निचले स्तर पर अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर इसी भारतीय जनता पार्टी ने, जो आज सत्ता में है, तमाम तरह के सवाल उठा रही थी। याद कीजिए, दुर्गा शक्ति नागपाल, यूपी कैडर की आईएएस अधिकारी का मामला, उनके ट्रांसफर को लेकर बीजेपी ने बावेला मचाया। अशोक खेमका, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के समय हरियाणा सरकार के आईएएस अधिकारी का मामला, उनके बार बार ट्रांसफर को लेकर बीजेपी ने बावेला मचाया। लेकिन सत्ता में आने के बाद वहां तो सिर्फ स्थानीय स्तर के एसडीएम और डीएम और दूसरे अधिकारियों का मामला, जो सरकार के सीधे अधीन है, उनके ट्रांसफर पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन मौजूदा दौर में तो संवैधानिक संस्थाओं के अंदर जिस प्रकार से ट्रांसफर हो रहे हैं, जरा कोई सोच सकता था? कल्पना कीजिए, किसने सोचा था कि सीएजी के अंदर बड़े मामलों की जांच करने वाले व्यक्ति को एब्रप्टली एक झटके में हटा दिया जाएगा? सीएजी, जो नरेंद्र मोदी सरकार के अधीन की संस्था नहीं है, बल्कि भारत की संविधान ने उसे एक स्वायत्त संस्था के तौर पर स्वीकार किया है। चुनाव आयोग में किसने सोचा था कि एक चुनाव आयुक्त को हटना पड़ जाएगा, उन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था में भेज जाने पर मजबूर होना पड़ जाएगा? किसने सोचा था? टीएन सेशन के दौर में कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था। सीएजी में, पुराने सीएजी के दौर में तमाम तरह की रिपोर्टिंग पर सवाल उठे। विनोद राय सीएजी थे, तमाम तरह के सवाल उनके दौर में उठे। लेकिन सीएजी के अंदर इस प्रकार से किसी ने विनोद राय को हटाया नहीं, उनका ट्रांसफर नहीं किया। संविधान सीएजी के ट्रांसफर की इजाजत देता भी नहीं है। लेकिन सीएजी के अंदर जहां ट्रांसफर की इजाजत है, डिपार्टमेंट्स के अंडर से ट्रांसफर होते हैं, वहां गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री, गुजरात से आने वाले गृह मंत्री और उनके विश्वस्त माने जाने वाले गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी सीएजी, और इन तीनों के बीच, इन तीनों के पद पर रहते हुए यदि सरकार के मामलों का पर्दाफाश करने वाले अधिकारी का ट्रांसफर होता है, तो ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं कि आप बताइए कि क्या
ये ट्रांसफ़र यूं ही किए गए हैं, या ये रूटीन वर्क है ट्रांसफ़र करना, या ये ट्रांसफ़र किसी सज़ा का प्रतीक है, किसी पनिशमेंट के तहत किया गया है, या सरकार ने लीपापोती की मंशा से किया है, ये मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।